Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजोस्पर्मिया का एक बहुत ही मेजर कॉज है ना। एजोस्पर्मिया का एक टाइप समझ लीजिए इसको। एजोस्पर्मिया का जो कॉज है वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं कि 2-4 साल जब वो ट्राई करते हैं, उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सीमेन एनालिसिस कराते हैं। सीमेन एनालिसिस के कराने के बाद जब उनके सीमेन में स्पर्म बिल्कुल नील आते हैं, जीरो स्पर्म डिटेक्ट होता है, बिल्कुल स्पर्म मिलते ही नहीं है, जिसको हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर के वो डिफरेंट डिफरेंट जो वेद्स और हकीम होते हैं उनके पास जाना स्टार्ट कर देते हैं और 2-4 साल इसी में बर्बाद कर देते हैं। देखिए, अगर ट्रीटेबल कंडीशन होती है कुछ लोगों को आराम हो जाता है, लेकिन अगर ट्रीटेबल कंडीशन ही नहीं है तो वहां आराम कैसे होगा? जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया क्या होता है कि कुछ इंजरी अगर आपको हो गई हैं, कुछ सर्जरीज आपकी हुई हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शंस आपको हुए हैं प्रीवियसली, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो वास डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस में इश्यूज हो सकते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो सकते हैं, या फिर कंजेनाइटल जो है आपके वास डिफरेंस हो सकता है, हो ही ना, या हो सकता है पहले आपने वैजेक्टमी कराई है ना। तो या फिर एपिडिडाइमिस में कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि एपिडिडाइमिस आपकी उसमें जो है ब्लॉकेज हो जाए, या फिर सर्जरी या इंजरी की वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो जाए। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है जहां से स्पर्म ट्रेवल हो करके ऊपर आ करके आपके सीमेन में मिलते हैं और उसके थ्रू फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आते हैं, ये पूरा जो ट्रैक है अगर इसमें कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो फिर उसमें क्या होगा? आपको एजोस्पर्मिया होगा। ये क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे प्रॉपर वे में होता है। स्पर्म बनने से पहले का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है आपका, और स्पर्म बन भी रहे होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो रहा होता है, लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ रहे होते हैं। सिर्फ सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिया होता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहलाता है। अब सीमेन एनालिसिस करने से ये तो पता नहीं चलेगा ना कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। बहुत सारे पेशेंट, मोर देन 80% पेशेंट इसमें गलती ये करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि सीमेन एनालिसिस कराया और फिर स्पर्म को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं वीडियो देख ली, कहीं मेडिसिन का एड देख लिया, या फिर किसी ने उनको बता दिया कि ये मेडिसिन खाई थी, उन लोगों को ये परेशानी थी, उनके स्पर्म काउंट बढ़ गए तो वो लोग खाने लगते हैं। तो ये एक जो तरीका है ये आपका गलत है। आप लोगों को प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए। आप लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर वे में सारे इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए ताकि आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि किस वजह से, किस कारण से आपके अंदर एजोस्पर्मिया है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है आपको, अगर आपके वास डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके एपिडिडाइमिस में कोई प्रॉब्लम है, तो ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी वाइफ कंसीव हो जाए। तो फिर आप क्या ट्राई कर रहे हैं? कहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कौन सी मेडिसिन आप ऐसी ले रहे हैं कि जिससे आपकी वाइफ कंसीव हो जाएंगी और जिससे आपके स्पर्म आ जाएंगे? क्योंकि वह ट्रैक में ही एनॉमली है तो कैसे सही हो सकता है वो? तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करनी हो, डायग्नोसिस आपकी कंफर्म होनी चाहिए। प्रॉपर वे में आपको इन्वेस्टिगेशन करा करके डायग्नोसिस कंफर्म करना जरूरी है, मस्ट है, तभी उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एजोस्पर्मिया अगर है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। कुछ केसेस में आपको जो है प्री टेस्टिकुलर कोजेज होंगे, है ना, जिसे हम लोग प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहते हैं। कुछ लोगों में टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया होता है जिसके कोजेज हमें टेस्टिकल्स में पाए जाते हैं, प्रॉपर वे में टेस्टिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। या फिर पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया भी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, या दूसरे और बहुत सारे रीजंस हैं। वो सब डिटेल में हमने कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अब आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में कि अगर आपको एजोस्पर्मिया है तो प्रॉपर वे में उसके इन्वेस्टिगेशन करा करके उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए। पहले से ट्रीटमेंट लेना आप बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। इस वजह से
हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम ये इन्वेस्टिगेशन जो है जरूर रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करा करके हमको दिखाइए। बहुत सारे पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के नाम से ही डर जाते हैं और वो लोग दोबारा आते ही नहीं है। लेकिन अगर आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोसिस प्रॉपर वे में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, हार्मोनल इंबैलेंस है, प्रॉपर वे में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हार्मोन ऐसी मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए कि जिससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। हार्मोन में जो एक तरह से इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्म बनने लगेंगे। वहां पर स्पर्म को बनाने के लिए मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। असल कॉज यहां पर क्या हो गया, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया है। तो हार्मोनल इंबैलेंस को, जो ऑटो बैलेंस है हार्मोन, उनको बैलेंस करना है। असल रीजन तो यही है ना एजोस्पर्मिया का, तो उसको बैलेंस कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपके स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेंगे। कुछ केसेस में क्या है कि अब आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अब आप स्पर्म बनाने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसमें कैसे होगा। आपको ऐसी मेडिसिन देनी है कि ये जो फंक्शन है हमारे टेस्टिकल्स का वो प्रॉपर वे में होने लगे, जो इम्प्रॉपर है वो प्रॉपर वे में होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगा। तो असल ट्रीटमेंट ये होता है कि जो कोज है उस कोज को जो है रिजॉल्व करना, उस कोज को हटाना। असल सबब का इजाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बार बार आपको बताते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अब अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो आपको करना क्या चाहिए, तो देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के ऐसे होते हैं कि जो मेडिसिन के थ्रू जिनका ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि इन्फेक्टिव अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा होता है, तो वो मेडिसिन के थ्रू रिजॉल्व होने के चांसेस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट नहीं होते हैं। तो बेहतर ये है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आईवीएफ करा सकते हैं, या फिर जो है दूसरे और जो टीसा के थ्रू है ना, टीसा है, टीसी है, तो इनके थ्रू आप जो है एक तरह से ये सपोर्ट लेकर के फादर आप बन सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन आप ये चाहें कि वॉश डिफरेंस है ही नहीं, है ना, एपिडिडाइमिस में ब्लॉकेज बहुत हायर क्लास के हैं, तो ऐसी सूरत में फिर अब मेडिसिन में टाइम वेस्ट करना आपके लिए बेकार होगा, वहां पर मेडिसिन से आपकी हेल्प होना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से बेहतर यह है कि जहां पर जो ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर हो वो रिकमेंड करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, कि आप टाइम वेस्ट करते रहें अपना, और पैसा भी आप अपना बर्बाद करते हैं, लास्ट में फिर आपको वही रिजल्ट मिले कि कोई फायदा नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, और जहां पर जिस कंडीशन में जिस ट्रीटमेंट का ज्यादा बेनिफिट है आपके अंदर, जो ट्रीटमेंट आपके लिए सक्सेसफुल है, आपको वो लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यूनानी ही ट्रीटमेंट करें, जरूरी नहीं है ऐसा। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है, आपके अंदर वॉश डिफरेंस जो है पैदाइशी तौर पर ही नहीं है, कंजेनाइटल जो है एनॉमली है वहां पर, तो ऐसी सूरत में आपको आईवीएफ वगैरह जो है ध्यान देना चाहिए, उधर आपको कराना चाहिए। फिर मेडिसिन के थ्रू उसमें इतनी ज्यादा आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे, और अगर इस तरह की कोई परेशानी होगी तो प्रॉपर वे में आप उसकी जो है डायग्नोसिस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हासिल करेंगे। बेहतर तरीका हमेशा यही होता है कि आप डॉक्टर साहब से मशवरा करें। जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप डॉक्टर से, आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए, उनको सारे इन्वेस्टिगेशन करा करके दिखाइए, और वो फिर आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा जो टेली मेडिसिन कंसल्टेशन हमारा काफी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। आप भी अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पर, इस नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन टेली मेडिसिन कंसल्टेशन जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और उसको बुक करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनसे फायदा उठाएंगे, और ये जो सर्विसेज हमारी इनको अवेल करेंगे, और इंशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो एजोस्पर्मिया का है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या फिर मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, इन तमाम चीजों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब चीजों का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी बैड इम्पैक्ट के। आपकी बॉडी में कोई इसकी वजह से कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, कोई दूसरे जो है बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी में नहीं आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन चीजों का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनसे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।